हेलो साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री बाई एस.एन. यादव में 9वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस 9वें प्रैक्टिस सेट में हमने पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं गुप्त वंश से लिया हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त राजवंश में महाराज धीराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की। यानी गुप्त राजवंश में महाराज धीराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की। ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। साथियों, अगर चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वह 319 से लेकर 350 ईस्वी तक था। साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। और अगर इसकी और बात की जाए तो इसने पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है स्कंदगुप्त। तो साथियों, इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। यानी गुप्त अभिलेखों में इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। और साथियों, अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो लिच्छवी दौहित्र जो है इसे प्रयाग प्रशस्ति में इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया था। और लिच्छवी दौहित्र इसको क्यों कहा गया था, इसके पीछे का कारण ये है कि यह लिच्छवी नरेश की पुत्री नरेश की पुत्री कुमार देवी का संतान था। इसीलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवियों का दौहित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था। ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है कुमारगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और डी है विष्णुगुप्त। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए, इसका जो शासनकाल था वह 375 से लेकर 415 ईस्वी था। और साथियों, इसके उपाधि की बात की जाए
तो इसकी उपाधि जो थी शहंशाह सकारी परम भागवत श्री विक्रम देवराज और देवगुप्त था। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। ए है चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी है समुद्रगुप्त ने, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने और डी है कुमारगुप्त ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसने 8 प्रकार की मुद्राएं चलाया था। और चांदी की जो मुद्रा थी उसे रौप्य मुद्रा कहा जाता था। यानी सर्वप्रथम जो है चांदी का सिक्का इसी ने चलाया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। एक गुप्त लेख गणना के 61वें वर्ष का है, इससे किसके राज्यकाल में गढ़ा गया था। ए है समुद्रगुप्त, बी है रामगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी एक गुप्त लेख गणना के 61वें वर्ष का है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त की सक्रोपम उपाधि का उल्लेख करता है। ए है भीतरी स्तंभलेख, बी है कौहम अभिलेख, सी है बिहार स्तंभलेख, डी है जूनागढ़ अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कौहम अभिलेख। कौहम अभिलेख की बात की जाए साथियों तो यह यूपी के गोरखपुर जिला में है। गोरखपुर जिला में, यूपी के गोरखपुर जिला से यह प्राप्त हुआ है। इसी अभिलेख में स्कंदगुप्त की सक्रोपम उपाधि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हुण मिहिर कुल को पराजित करने वाला गुप्त नरेश था। ए है पुरुगुप्त, बी है बुधगुप्त, सी है भानुगुप्त और डी है नरसिंहगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर है नरसिंहगुप्त। अगर इसके शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल जो था 495 से लेकर 510 ईस्वी था। और साथियों इसकी उपाधि जो थी वह परम भागवत की थी। भागवत। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्त की माता थी। ए है ध्रुव देवी, बी है कुबेर नागा, सी है कुमार देवी और डी है अनंत देवी। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुबेर नागा। साथियों अगर इसकी बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसकी 2 पत्नियां थीं,
द्वितीय द्वितीय की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम ध्रुव देवी था और एक का नाम कुबेर नागा था। और प्रभावती गुप्त जो थी वह कुबेर नागा की पुत्री थी। और ध्रुव देवी के 2 पुत्र थे, कुमार गुप्त एवं बुधगुप्त अगला प्रश्न है, अधोलिखित गुप्त शासकों में से किसने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की? ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कुमारगुप्त प्रथम। साथियों अगर कुमारगुप्त प्रथम के शासन की बात की जाए तो इसका शासन जो था 415 ईस्वी से लेकर 453 ईस्वी तक था। और इसने कार्तिकेय मयूर प्रकार की सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्रांकन प्राप्त हुआ है? ए है गुफा संख्या 1 में, बी है 9वीं गुफा में, सी है 16वीं गुफा में और डी है 17वीं गुफा में। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 1 में, यानी अजंता की गुफा संख्या 1 में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार निम्नलिखित में से किससे निकला है? ए है संस्कृत, बी है ग्रीक, सी है चीनी और डी है लैटिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है लैटिन, यानी गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द जो है वो लैटिन भाषा से निकला है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है? ए है प्रयाग प्रशस्ति, बी है एरड़ अभिलेख, सी है नालंदा एवं गया और डी है जूनागढ़ अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नालंदा एवं गया, यानी नालंदा एवं गया अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि जो है वह परम भागवत की मिलती है। साथियों अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वह 350 से लेकर 375 ईस्वी तक था। और समुद्रगुप्त की अगर और बात की जाए तो इसको B.A. स्मिथ ने यानी विसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? ए है भीतरी स्तंभलेख, बी है इलाहाबाद स्तंभलेख, सी है मंदसौर अभिलेख और डी है उदयगिरी अभिलेख। तो साथियों में इसका राइट आंसर जो है वो है भीतरी स्तंभलेख।
यानी भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। और साथियों, अगर भीतरी स्तंभलेख की बात की जाए तो भीतरी स्तंभलेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, एवं स्कंदगुप्त के माताओं का नाम दिया गया है। माताओं का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ए है बरूची, बी है कल्याण, सी है खंबात और डी है ताम्रलिप्ति। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है ताम्रलिप्ति। यानी गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो थे वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होते थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होते थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए है चरक, बी है शूद्रक, सी है जीवक और डी है सुश्रुत। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है सुश्रुत। यानी गुप्त काल में सुश्रुत जो थे आयुर्वेद की विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? ए है बररुचि, बी है शंकु, सी है छपड़क और डी है अमर सिंह। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है छपड़क। यानी इसका राइट आंसर जो है छपड़क है। साथियों, अगर चंद्रगुप्त के 9 रत्नों की बात की जाए तो 9 रत्नों में से पहले थे कालिदास। कालिदास जो थे 9 रत्नों में सबसे प्रमुख थे। दूसरे थे बेताल भट्ट। ये थे क्या थे? जादूगर थे। तीसरे थे घटकर पर और ये कूटनीतिज्ञ थे। और चौथे थे शंकु, ये वास्तुकार थे। और 5वें नंबर पर थे धन्वंतरी, जो चिकित्सक थे। और 6ठे नंबर पर थे अमर सिंह, जो कोषकार थे। कोषकार थे। 7वें नंबर के थे छपड़क,
यह फलित ज्योतिष से संबंधित थे। ज्योतिष से संबंधित थे। और 8वें थे वररुचि। यह व्याकरण एवं प्रकृति प्रकाश के लेखक थे। और 9वें नंबर पर थे 12 मिहिर। जो खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है छपड़क। यानी फलित ज्योतिष से जो संबंधित थे वो कौन थे? छपड़क थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है सौरसेनी। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है प्राकृत। यानी गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शूद्र जो बोलते थे वह भाषा था प्राकृत। आज का 18वां नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए है एरड़ से, बी है जूनागढ़ से, सी है मंदसौर से और डी है सांची से। तो साथियों, इसका राइट आंसर है एरड़। एरड़ की अगर बात की जाए साथियों, तो यह 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख है। इस अभिलेख में वर्णित है कि उनका सेनापति गोपराज हुड़े से लड़ता हुआ मारा गया। और उसकी पत्नी ने सती का वरण कर लिया, यानी उसकी पत्नी सती हो गई। इसी से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, यानी भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है सम्राट, सूची 2 है विरुद्ध। तो साथियों, एक तरफ है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। एक तरफ है प्रक्रमांक, प्रियदर्शिनी, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। तो साथियों, अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक की जो उपाधि थी वह थी प्रियदर्शिनी। यानी 2 नंबर। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त को जो है प्रक्रमांक कहा जाता था, यानी 1 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसकी उपाधि जो थी वह विक्रमादित्य की थी, यानी 4 नंबर। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो उसकी उपाधि क्रमादित्य की थी, यानी 3 नंबर। यानी हमारा कूट है 2 1 4 3।
तो 2 1 4 3 के क्रम में जो है वो है सी वाला, राइट आंसर है सी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदर्भागम, हिरण्य, उदरंग, उपरानिका। तो साथियों इसका राइट आंसर है विदर्भागम, यानी प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदर्भागम कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? एक है अमरकोश, 2 है कामसूत्र, 3 है मेघदूत और 4 है मुद्रा राक्षस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो साथियों साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई? अमरकोश ये भी लिखी गई थी, कामसूत्र ये भी लिखा गया था, मेघदूत ये भी लिखा गया था, विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस ये भी लिखा गया। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा डी राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस ज्योतिषाचार्य ने यूनानी एवं भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमन हो गया यहाँ, रोमन एवं पॉलिश नाम से नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए है आर्यभट्ट, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है बराहमिहिर और डी है धन्वंतरी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बराहमिहिर। बराहमिहिर यानी बराहमिहिर थे। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी है अग्निमित्रम और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अग्निमित्र, यानी कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक जो था वह अग्निमित्र था। साथियों अगर इसकी बात की जाए तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना जो है मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंशी राजा अग्निमित्र, शुंग वंशी राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। मालविका की प्रेम कथा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है रचनाएं, दूसरी तरफ है विषय। ए अष्टांग संग्रह, बी 10 रूपक, सी लीलावती और डी नीतिसार। नाट्यकला, राज्य व्यवस्था, गणित, आयुर्विज्ञान। तो साथियों देखते हैं कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो अष्टांग संग्रह की बात की जाए तो यह आयुर्विज्ञान का विषय है और 10 रूपक की बात की जाए तो 10 रूपक यानी ये 4 नंबर का हो गया। 10 रूपक जो है नाट्यशास्त्र, नाट्यकला यानी 1 नंबर। लीलावती की अगर बात की जाए तो लीलावती जो है गणित का विषय है यानी 3 नंबर। और नीतिसार की बात की जाए तो यह राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित है यानी 3 नंबर, 2 नंबर। तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा 4 1 3 2।
और 4 1 3 2 के क्रम में जो है राइट आंसर वो है बी, 4 1 3 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में है ग्रंथ। ए है सर्ववर्मा, बी है शूद्रक, सी है विज्ञानेश्वर और डी है दशगीतिका। मिताक्षरा, आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम, कातंत्र। तो साथियों देखते हैं कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो सर्ववर्मा की अगर बात की जाए तो सर्ववर्मा की ग्रंथ जो है वह कातंत्र है, यानी 4 नंबर। और शूद्रक की बात की जाए तो शूद्रक की जो रचना है ग्रंथ है मृच्छकटिकम, 3 नंबर, यानी माटी के खिलौना गाड़ी। अब विज्ञानेश्वर की बात की जाए तो विज्ञानेश्वर जो हैं वो मिताक्षरा के, इनका ग्रंथ क्या है, मिताक्षरा है, यानी 1 नंबर। और दशगीतिका की बात की जाए तो यह आर्यभट्ट का ग्रंथ है, यानी 2 नंबर। यानी हमारा क्रम हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 के क्रम में जो है वह बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है भास्कर, यानी बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भास्कर जाने जाते हैं। और भास्कर वर्मा जो हैं साथियों, इनको कवल गणित एवं कवल गणित यानी कैलकुलस का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ए है भास्कर ने, बी है बारहमिहिर ने, सी है ब्रह्मगुप्त ने और डी है आर्यभट्ट ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट ने, यानी आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। और साथ ही आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.146 बताया था। इसके अलावा इन्होंने साइन ज्या का नियम और वर्ष की लंबाई 365 दिन बताया था। अगला प्रश्न है, 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? ए है बढ़इयों की, बी है तेलियों की, सी है रेशम बुनकरों की और डी है शिल्पियों की। तो साथियों इसका राइट आंसर है रेशम बुनकरों की, यानी 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगला है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ए है मनु ने, दू है याज्ञवल्क्य ने, सी है नारद ने और बी है बृहस्पति ने। डी है बृहस्पति ने।
तो साथियों इसका राइट आंसर है याज्ञवल्क्य ने, यानी काव्यस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में किया गया है। 30 नंबर का प्रश्न है, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने, कात्यायन ने, बृहस्पति ने, वारुची ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है नारद ने, यानी दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है नारद ने किया था। अगला प्रश्न है, फाहयान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? ए है समुद्रगुप्त, बी है काचगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी फाहयान जो था वो आया तो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, लेकिन इसने किसी के व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, 6वीं-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? बनवासी में, कोकण में, लाट में, बतापी में। तो साथियों इसका राइट आंसर है कोकण में, यानी 6वीं-7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश जो था वह कोकण में शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वह थे रत्न, अश्व, हाथी दांत, रेशम का कपड़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो था वो है रेशमी कपड़ा, यानी कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली जो श्रेणी थे वह रेशमी कपड़ा का व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? ए है जूनागढ़ अभिलेख, बी है भीतरी स्तंभ लेख, सी है बेग्राम ताम्रपत्र और डी है दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है दामोदरपुर ताम्रपत्र, यानी दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त नरेश ने अप्रतिघ प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे? बुधगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कुमारगुप्त प्रथम ने, यानी अप्रतिघ प्रकार के सिक्के जो है वह कुमारगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था। साथियों कुमारगुप्त की अगर बात की जाए तो इसने 5 प्रकार के सिक्के को प्रचलित किया था, जिसमें पहला नंबर था खड्डाधारी, दूसरा था गजारोही, तीसरा था अप्रतिघ प्रकार, चौथा नंबर था खड्ग निहंता, और 5वां नंबर है कार्तिकेय प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त की सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि थी? बस्ती निधि, बयाना निधि, कालीघाट निधि, कोटवा निधि। तो साथियों इसका राइट आंसर है कालीघाट निधि, यानी गुप्त सिक्कों की सबसे पहली निधि जो थी वह कालीघाट निधि थी। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि, कोटवा निधि। तो साथियों इसका राइट आंसर है बयाना निधि, यानी पहली निधि जो थी वो कालीघाट निधि थी और जो सबसे बड़ी निधि थी वह गुप्त सिक्कों की वह बयाना निधि थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था? ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त।
तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसका शासनकाल जो था 375 से लेकर 415 ईस्वी तक था। और इसका सिंहासनरोहण जो था वह 375 ईस्वी था। तो साथियों गुप्त संवत की अगर बात की जाए तो गुप्त संवत 319 होता है, यानी 56, यानी गुप्त संवत के 56वें वर्ष यह सिंहासन रूढ़ी हुआ था। अगला प्रश्न है, पड़दत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी है रुद्रदामन ने, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने और डी है स्कंदगुप्त ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त, यानी पड़दत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति स्कंदगुप्त ने बनाया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ए है हस्तिवर्मन, बी है मटराज, सी है नीलराज और डी है विष्णुगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त, यानी समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा जो था वह विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:10, 1:14, 1:16, 1:35। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1:16, यानी गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात जो था वह 1:16 था। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? द्रम, करसापड़, दिनार, निष्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है दिनार, यानी गुप्त युग में सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। 43 नंबर का प्रश्न है, एकमात्र गुप्त युगीन लेख जिसमें भूमि अनुदान का उल्लेख हुआ है? भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, मथुरा लेख। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीतरी स्तंभ लेख, यानी भूमि अनुदान का उल्लेख जो हुआ है भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। इसी में सर्वप्रथम विष्णु मंदिर के निर्माण के लिए भूमि अनुदान का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह निम्नलिखित में से किसने कहा है? ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर, आर्यभट्ट, भारवी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बारहमिहिर। बारहमिहिर ने कहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? मनुस्मृति, देवल स्मृति, नारद स्मृति, पतंजलि के महाभाष्य। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नारद स्मृति, यानी नारद स्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। नचना कुठार, खजुराहो, एरड़, ओसिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है नचना कुठार, यानी नचना कुठार से सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, गणित सार संग्रह के लेखक हैं? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर, महावीराचार्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है महावीराचार्य, यानी गणित सार संग्रह के लेखक जो हैं महावीराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था? जंगल देश, कुसुमपुर, पटना, गौडक्का, उच्छा का। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुसुमपुर पटना का, यानी
आर्यभट्ट जो थे वो कुसुमपुर के थे। सर साथियों, अगर आर्यभट्ट की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 476 ईस्वी को पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के कुसुमपुर में। हुआ था। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना है न, कालिदास की रचना नहीं है, सॉरी यहाँ नहीं पूछा है। ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी। तो साथियों, अगर ऋतु संहार की बात की जाए तो यह कालिदास की रचना है। रघुवंश की बात की जाए तो यह भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात की जाए, ये भी कालिदास की रचना है। कादम्बरी की बात की जाए अगर, तो कादम्बरी जो है कालिदास का रचना न होकर यह किसकी है? बाणभट्ट की है। बाणभट्ट। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कादम्बरी। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है? कुल का प्रधान, मुख्य शिल्पी, व्यापारियों का प्रधान, मुख्य दंडाधिकारी। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है मुख्य शिल्पी, यानी गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य मुख्य शिल्पी से था। अगला प्रश्न है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस, मालविकाग्निमित्रम, जीमूत वाहन, दस रूपक। तो साथियों, इसका राइट आंसर है मुद्रा राक्षस, यानी विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित हैं? रोमन और शक क्षत्रप, कुषाण और शक क्षत्रप, कुषाण और यौधेय, और डी है कुषाण। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रोमन और शक क्षत्रप, यानी गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के जो हैं वह रोमन और शक क्षत्रप के सिक्कों पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भाग से तात्पर्य था? भूमि कर, बिक्री कर, बंजर भूमि पर कर, खदानों पर कर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है भूमि कर। अगला प्रश्न है, फाहियान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ चुकी थी? तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु, कुशीनगर। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, अगर फाहियान के भारत यात्रा के समय की बात की जाए तो उसमें जो थे वो कपिलवस्तु और कुशीनगर जो थे वह उजड़ चुके थे, यानी 3 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक अभिलेख पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। तो साथियों, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख जो है वह पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, बारहमीर ने, किसी अज्ञात भारतीय ने, भास्कर ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है किसी अज्ञात भारतीय ने, यानी शून्य का आविष्कार जो है जीरो का किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अब प्रयोग जो था
प्रयोग सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग जो था, यानी जीरो का प्रयोग सर्वप्रथम आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? 57 नंबर का प्रश्न है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? मौर्य युग में, गुप्त युग में, मौर्योत्तर युग में, राजपूत युग में। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुप्त युग में। यानी सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण जो हुआ था वह गुप्त युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पदमपाड़ी के चित्रों का अंकन हुआ है? अजंता, एलोरा, बाघ गुफा, हाथी गुफा। तो साथियों इसका राइट आंसर है अजंता। यानी बोधिसत्व पदमपाड़ी के चित्रों का अंकन अजंता की गुफा पर हुआ है। 59 नंबर का प्रश्न है, भीतरी में भगवान संगीण विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। साथियों इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जो कि बौद्ध अनुयायी था? पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहवालादित्य, भानुगुप्त। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है पुरुगुप्त। अगला प्रश्न है, वह वाकटक नरेश कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था? रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन द्वितीय। तो साथियों इसका राइट आंसर है रुद्रसेन द्वितीय। यानी रुद्रसेन द्वितीय वह वाकटक नरेश था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं? दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से। तो साथियों इसका राइट आंसर है दुर्जनपुर से। यानी गुप्त युगीन ब्राह्मी जो अभिलेख हैं वह दुर्जनपुर से मिली हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में किन दो गुरुओं का उल्लेख है? ए है कपिल एवं उपाली, बी है रुद्राचार्य एवं उपमति, सी है कपिल एवं उपमति और डी है प्रसन्न बंधु एवं कपिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है कपिल एवं उपमति। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में जो दो गुरु का उल्लेख है वह दो गुरु हैं कपिल एवं उपमति। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन जो है वो समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो जो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जाता है वो आपको बेहद पसंद आए। साथियों जो भी वीडियो हमारे माध्यम से आपके समक्ष जाता है उसका मूल उद्देश्य एक ही है साथियों कि आने वाले आगामी परीक्षाएं जो हैं टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट उसके लिए बेहद उपयोगी जो भी प्रश्न हैं हमारे बेहद उपयोगी हैं। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय